हेलो क्लास 11 कॉमर्स के बच्चों, क्या हाल चाल है। तो ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। किसका? अकाउंटिंग का। और जैसा कि हम सारे बोर्ड्स का ध्यान रखते हैं, तो अगर कोई भी चीज किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड के लिए इररेलेवेंट होगी तो मैं उसको स्पेशली बता दूंगा। और इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ है और इसका जो ऑडियो रिविजन है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा एक बात बताओ, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ रीजन होगा, राइट? तो उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। पहला चीज क्या हो सकता है कि पहला आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आप रख सको, है ना। जो भी चीज आप कर रहे हो, आपका जो डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको आप सिस्टमैटिक वे में लिखो। पहले आप जर्नल में लिखो, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, जो भी होता है वो सिस्टम होना चाहिए। हर ट्रांजेक्शन को फिक्स ऑर्डर में लिखना, कोई छूट ना जाए, ये चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ हम ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ये समझ सके कि हमारा एट द एंड ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ है। तो वही एसर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे निकलता है ये? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, उसके बाद एक बैलेंस शीट भी होता है, वो सारी चीजें। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस किससे पता चलेगा? आपको पीएनएल अकाउंट से, है ना। उसके बाद तीसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलेगा? बैलेंस शीट से, ताकि आपका ये पता चले कि आपका एसेट्स टोटल कितना है और साथ ही साथ टोटल लायबिलिटी कितना है, और ये भी कि बिजनेस आपका कितना स्ट्रांग है ना। अब तीसरा आ गया प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब अकाउंटिंग आप करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ ना ओनर के काम नहीं आती कि हाँ कितना प्रॉफिट हुआ है, बहुत सारे लोगों के काम आती। कैसे? पहला तो ओनर हो गया, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है दूसरा, और बैंक। अगर सपोज आप बैंक में लोन लेने जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा बिजनेस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप मुझे बस 50 लाख का लोन दे दो, मैं तो चाहूँ तो अगले साल ही दे दूंगा। तो मतलब बैंक को अब इस चीज के लिए भरोसा तो चाहिए। आप बोल रहे हो कि आपका बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, तो ये चीज प्रूव कैसे होगा? ये चीज प्रूव होगा उसका अकाउंटिंग के थ्रू। और तीसरा होता है गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट को हमारी अकाउंटिंग से क्या लेना देना हो सकता है? लेना देना बिल्कुल है। जब गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो वो उसी पे टैक्स लेगी ना जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो। तो सिंपली इसी वजह से गवर्नमेंट को भी आपके अकाउंटिंग से बहुत ज्यादा लेना देना है। सेम चीज इन्वेस्टर, अगर किसी बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको भी जानना है कि सारी चीजें क्या है। सेम चीज असिस्टेंट डिसीजन मेकिंग। अब आपका प्रॉफिट पता चल गया, प्रॉफिट पता चलने के बाद आपका दूसरा स्टेप क्या होगा? अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस में बहुत ज्यादा, सच में जितना आपको लग रहा है उससे ज्यादा पोटेंशियल है, तो एक्सपैंड करो भाई। अगर बिजनेस में पोटेंशियल नहीं है, आपका लॉस पे लॉस हो रहा है, तो क्या आप दूसरा दुकान खोलना चाहोगे या दूसरा बिजनेस उसी को ऑपरेट करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो यही चीज एक्सपैंड करे, कॉस्ट कट करे, या डाटा पे बेस्ड डिसीजन लेना सिंपली इस चीज में हेल्प करता है। चलो ये तो समझ लिया आपने। क्या समझा अभी? जस्ट ऑब्जेक्टिव, कि हम ये चीज कर क्यों रहे, अकाउंटिंग में मेरा रीजन क्या है करने का। दूसरा था, अब दूसरा देख लो, एडवांटेज, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या एडवांटेज हो सकता है अगर हम अकाउंटिंग करते हैं? तो हमको ऐसा क्या बेनिफिट मिलेगा जो कि एक नॉर्मल जो अकाउंट नहीं बनाता है, जो अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं करता, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता है, उसको डिसएडवांटेज मिलेगा। ऐसा क्या है जो हम बुक्स बना के हमको बेनिफिट मिलेगा? पहला, मेंटेन हो जाएगा मेरा बिजनेस रिकॉर्ड। बिजनेस रिकॉर्ड, जो भी ट्रांजेक्शन, जो कुछ भी हो रहा है उसको हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। किस तरह के? अगर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन भी रहा ना, तो भी आप उसको अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक वे में लिख पाओगे। यही एक बेनिफिट है। और साथ ही साथ ये चीज हमेशा याद रखना कि आप भले अगर कुछ लिमिट्स हो, जैसे कि अगर 10 ट्रांजेक्शन हो रहा है पूरा साल में, तो 10 ट्रांजेक्शन आप शायद याद रख लो, बट क्या हो अगर 100 ट्रांजेक्शन हो, तो वो भी आपको पूरा साल याद रखना हो? पॉसिबल नहीं है ना। तो इन सारी चीजों की वजह से बिजनेस रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और इसी वजह से ये आपको एडवांटेज देता है। साथ ही साथ हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 पार्ट होता है, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, और एक ट्रेडिंग भी होता है। ये 3 होता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? आपको ये पता चलता है कि आपका प्रोडक्शन के बाद कितना प्रॉफिट निकलता है। साथ ही साथ अब आपको सेल्स भी तो करना है, तो सेल्स में आपका कितना पैसा बचा। अब उसके बाद जो प्रॉफिट आया, उसके बाद अभी आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। प्रॉफिट तो आपको दिख रहा है, पर क्या उसमें से कुछ उधार का प्रॉफिट है? क्या उसमें डायरेक्ट लॉसेस भी है? कुछ ऐसा भी है जो आपको पैसे मिलने हैं लेकिन पैसे अटके हुए? मतलब कुल मिला के सारी चीजें आपको किससे पता चलती है? अकाउंटिंग से। फैसिलिटेट कंपैरिजन। अब सब सपोज तुमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली प्रॉफिट इस साल का कितना है, तो तुम ये कैसे कंपेयर करोगे कि पिछले साल कितना प्रॉफिट है? चलो आपस में तो दूर करो, अगर मेरा सेम बिजनेस किसी और भी पर्सन का है तो मैं उससे कैसे कंपेयर करूंगा, कैसे कंपीट करूंगा कि मेरा कॉस्ट कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, और उसके कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो ये सारी चीजों को अगर आप अकाउंटिंग बनाते हो तो ये सारी चीजों का कंपैरिजन भी पॉसिबल हो जाता है। जैसे इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ वर्सेस पिछले साल का प्रॉफिट हुआ, क्या क्या इंप्रूव हुआ है और क्या डाउनग्रेड हुआ है, सेम चीज। असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, जो यहाँ पे बताया गया कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, वही सेम चीज है। मतलब सपोज कि आपने इस बार पूरा का पूरा अकाउंटिंग किया, आपको समझ में आया मेरा प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? हमारा जो कॉस्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन का कॉस्ट हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप इसको, जब आपको ये चीज पता चली तो आप ट्राई करोगे कॉस्ट को कम करें, तो वो कॉस्ट कम करने से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसी तरह डिसीजन लेने में आपको हेल्प होता है। साथ ही साथ एविडेंस इन लीगल मैटर। सपोज
अगर आपका कोई दिक्कत हो गया और आपका कोर्ट पे केस चल रहा है, तो आपके पास अगर प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो आप उस चीज को एज अ प्रूफ भी पेश कर सकते हो कोर्ट में कि हाँ ये देखो मैंने तो इसका एंट्री पास कर रखा था, इसका मतलब है कि मैं निर्दोष हूं। तो ये सारी चीजें प्रूफ भी काम आता है। और सिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सबसे ज्यादा रेगुलर बेसिस पे काम आता है वो होता है टैक्सेशन पे। मतलब अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आपको इतना प्रॉफिट, आपके पास 30 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट तो तभी बिलीव करेगी ना जब आप उनको अपना प्रॉपर अकाउंट दिखाओगे। तो जब आपने उनको प्रॉपर अकाउंट दिखाया कि देखो हाँ मेरा 30 लाख का ही प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट ने आप पे बिलीव किया और अब आप जो 30 लाख का प्रॉफिट है वो अब आप बोलोगे कि 30 लाख का प्रॉफिट है तो उस हिसाब से टैक्स पे, तो गवर्नमेंट उस चीज पे अग्री हो जाएगी। सेवेंथ जो कि है सबसे ज्यादा न्यू बिजनेस में काम आने वाला, वो है इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि देखो अगर आप सपोज आपका बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है, रिलायंस हो गया या जितने भी अच्छे कंपनीज है, उन सभी के सीन में क्या चलता है, क्या वो अकेले पूरा का पूरा बिजनेस चला सकती है? उनको तो हैवी फंडिंग की भी जरूरत पड़ती है। अगर हैवी फंडिंग लेंगे तो अगर हम बैंक से पैसे उठा ले सारे के सारे एज अ लोन, तो दिक्कत क्या होगा? दिक्कत ये होगा कि हमें इंटरेस्ट के रूप में बहुत ज्यादा बैंक्स को पैसे देना पड़ेगा, है ना। तो इसी वजह से कंपनी क्या करती है, लोन लेने से अच्छा इन्वेस्टर ढूंढती है, क्योंकि इन्वेस्टर के साथ सीन क्या, अगर मेरा बिजनेस ग्रो किया तो उसको पैसा बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, अगर बिजनेस ग्रो नहीं किया तो हमको इंटरेस्ट का बर्डन नहीं होगा। तो सिमिलरली इस वजह से फाइनेंसेस को रेज करना, मतलब इन्वेस्टर से पैसे लेना, इस चीज में हेल्प करता है। सिमिलरली अगर बैंक लोन देना हो तो वो भी, अगर इन्वेस्टर से पैसे लेना चाहिए तो वो भी, मतलब सब चीज के लिए वो जो प्रूफ होता है वो कौन बन जाता है? अकाउंटिंग। चलो अब ये सारी चीजें तो समझ गए। अब एक बात बताओ, सारी चीजें अकाउंटिंग को तो सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा कि हाँ अकाउंटिंग तो ऑलमोस्ट सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या इसका भी कुछ लिमिटेशन हो सकता है? लिमिटेशन मतलब क्या कुछ इसमें भी ऐसा कमी जो कि आपको डेली लाइफ में होता तो ज्यादा बेटर होता, बट जो चीज अकाउंटिंग इसको फुलफिल नहीं कर पाता, चाह कर भी नहीं कर पाता, क्या ऐसा कुछ है? तो देखो यही चीज अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा स्टूडेंट मिस करते हैं, लिमिटेशंस के बारे में स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस करते हैं। लिमिटेशंस के बारे में स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस करते हैं और लिमिटेशंस जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला, बेस्ड ऑन एस्टिमेट। अकाउंटिंग आप जो भी करते हो ना वो एस्टिमेट पे बेस्ड होता है, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है कुछ स्पेसिफिक चीजों पे। पता है किस चीज पे? डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सपोज अगर आपने 10 लाख का मशीन खरीदा, 10 लाख का मशीन खरीदा आपने, 10 लाख का जो मशीन खरीदा, क्या आप उसको इसी साल यूज करके फेंक दोगे? नहीं, अगले साल भी यूज करना है। अच्छा अब एक बात बताओ, आपने अगर फोन खरीदा या सपोज अगर कोई मशीनरी खरीदा, वो 10 लाख में तो आपने खरीद लिया, क्या 2 साल बाद बेचने जाओगे तो आपको 10 लाख वापस मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वो जो वैल्यू में कमी होता है उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसका जो रेट होता है ये भी एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि हाँ इसका इतना हिसाब से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है और मशीन का वैल्यू ग्रेजुअली हर साल कितना गिर रहा है। तो ये एस्टिमेट है, ये एक्यूरेट नहीं है ना। सेम चीज बैड डेट प्रोविजन। अब अगर सपोज आपने 30 लाख का माल उधार में बेचा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने सपोज अगर 20 डेटर यानी 20 कस्टमर को उधार बेचा है टोटल 30 लाख का माल, तो क्या ऐसा जरूरी है कि सारे डेटर सारे पैसे पूरे के पूरे आपको दे दे? हो सकता है कि उसमें कुछ डेटर बुरा हो या वो पैसा देना नहीं चाहता, वो चोर हो। तो वो क्या किया, उसने पैसे कुछ नहीं दिया। सपोज आपका 1 लाख का बेड डेट हो गया। बेड डेट होना मतलब आपका डेटर आपको पैसा दिया ही नहीं। तो इस चीज का हम लोग एक प्रोविजन बनाते हैं, मतलब एक अंदाजा लगाते हैं कि इसमें से कितने डेटर ऐसे होंगे जो कि पैसे नहीं देंगे। तो ये भी एक इस तरह का एस्टिमेट है ना। तो ये सारी चीजें एस्टिमेट है, ये कोई प्रॉपर रिकॉर्ड या प्रूफ नहीं है। तो सिमिलरली अकाउंटिंग जो होता है वो एस्टिमेट पे बेस्ड होता है, वो पूरा कंप्लीटली एक्यूरेट कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स में नहीं हो सकता। सिमिलरली इग्नोर्स नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। अच्छा कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना जो कि हमें रियल लाइफ बिजनेसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, चाहे वो आपकी इमेज हो, आपकी गुडविल हो, या बहुत सारी चीजें होती है जो आपको रियल लाइफ में हेल्प तो कर रही है बट आपको फील नहीं हो रहा और उसका रियल ना वैल्यू आप कैश से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे जैसे एम्प्लॉय की लॉयल्टी। आपकी जो बिजनेस है, आप अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, उसको कोई भी दिक्कत हुआ, उसको पैसे की जरूरत है, आप उसको पैसे दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, घूमने के लिए भेज दे रहे हो, हर तरह से आप हेल्प कर रहे हो, तो एम्प्लॉय आपके लिए लॉयल रहेगा, है ना। वो आपकी कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी के पास नहीं जाएगा। तो ये लॉयल्टी का भी तो एक वैल्यू है, ये भी तो आपके बिजनेस में एक हेल्प कर रहा है ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने में। तो इसको हम लोग कैसे एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे? तो ये सारी चीजों में भी अकाउंटिंग लैक करता है। किस चीज को? नॉन मॉनिटरी जब ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उस पर मोस्ट ऑफ द केसेस पे अकाउंटिंग लैक करता है। सेम चीज ब्रांड रेपुटेशन या गुडविल आप कह लो। अगर मेरा ब्रांड है, सपोज मेरा रिलायंस ब्रांड है, अगर मैं रिलायंस का काम अगर मैं एक नया कंपनी खोलकर शुरू कर दूं, तो क्या लगता है रिलायंस जितना ब्रांड रेपुटेशन होगा मेरा? बिल्कुल नहीं होगा। रिलायंस पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं,
तो ये रेप्यूटेशन का भी तो वैल्यू है, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करें कि मेरा ब्रांड का वैल्यू कितना है वर्सेस रिलायंस का कितना है, तो ये कैलकुलेट एक्यूरेट बेसिस पे करना इम्पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन पे होता है और इस चीज को एक्यूरेटली क्लेम या फिर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सेम चीज कस्टमर का ट्रस्ट है, अगर आप रिलायंस के केस पे ले लो या फिर अगर कोई भी एक, अच्छा चलो हल्दीराम का केस लेते हैं। हल्दीराम, आपको दिमाग में आते के साथ क्या होता है कि हाँ इसका चीज प्योर होगा, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा प्रीमियम हो सकता है, बट हाँ क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये जो परसेप्शन आपके दिमाग में है, इसी चीज को कहते हैं कस्टमर ट्रस्ट, कि हाँ हल्दीराम सुनते के साथ कस्टमर का ट्रस्ट बनना। तो इस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। अब सपोज अगर आपने 2010 में एक जमीन खरीदा है ना, 2010 में आपने जमीन खरीदा, अब आपको ये पता है, आपको एक अंदाजा लगा हुआ है कि हाँ आज 2026 चल रहा है, तो अगर मैं वही 10 लाख में जो मैंने जमीन खरीदा था, तो वही 10 लाख की जमीन को अगर मैं आज बेचने जाऊं तो हो सकता है मुझे 1 करोड़ मिल जाए। लेकिन यहाँ पे ये चीज हो सकता है आपको मिला, तब पता चलेगा जब आप उस जमीन को एक्चुअली सेल करोगे, है ना। तो उसका एक्चुअल वैल्यू में जो चेंजेस हुआ है, बढ़ा है ठीक है, कमा है ठीक है, तो ये जो एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस हुआ वो करंटली नहीं दिखता। एक सिस्टम होता है रीवैल्यूएशन करके, वो होता है बाद में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट आपको रियल टाइम में, मतलब जैसे ही जैसे वैल्यू बढ़ रहा है, इमीडिएट बेसिस पे वो चीजें कैलकुलेट नहीं होती है। तो ये भी एक तरह का लिमिटेशन है, लिमिट्स है किसका? अकाउंटिंग का। तीसरा, बेस्ड ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट। मतलब अगर सपोज आपने एक गुड्स खरीदा, गुड्स का प्राइस था 20 रुपए पर पीस। अब सपोज मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपने सपोज इसका अच्छा सबसे बेटर एग्जांपल ये होगा मास्क। आपने सपोज 5 रुपए पर पीस पे एक मास्क खरीदा था, कोविड आया, कोविड में मास्क की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अब जो वही मास्क जो 5 रुपए में मिलता था, अब हो सकता है कि उसी मास्क का प्राइस 30 रुपए हो गया। लेकिन आपने तो बल्क में खरीद रखा था, आपने तो 5 रुपए में खरीद के रखा था। तो ये तो पूरा का पूरा हिस्टोरिक कॉस्ट पे है ना, ये 5 रुपए पे जो आपने खरीदा ये हिस्टोरिक कॉस्ट पे। तो वही सेम चीज लिखा हुआ है कि एसेट्स का जो करंट वैल्यू पे जो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो वो सारी चीजें भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आती है। और हिस्टोरिक कॉस्ट और अभी का जो प्रेजेंट कॉस्ट होता है, इन दोनों के बीच पे रियल टाइम चेंजेस नहीं होता है किसमें? अकाउंटिंग पे। ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? सपोज अगर आपने अपना पूरा अकाउंटिंग बनाया, ठीक है, आपने पूरा एकदम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ एकदम प्रिसाइज बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो पार्टनर सोच रहा है कि मैं किसी तरह से इससे चोरी करूं, मैं लोन ले लेता हूं इसके नाम पे। और लोन लेने के लिए वो क्या किया, उसको पता था, आपको भी पता था कि अरे मेरा जो बिजनेस है पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो बिजनेस पे प्रॉफिट हो रहा है वो उस प्रॉफिट को देखकर बैंक लोन नहीं देगी। तो उसने क्या किया पता है? उसने अकाउंटिंग में छेड़छाड़ किया। उसने जो इतने का एक्सपेंस था, उसने 2 लाख का जो एक्सपेंस था उसको काट के रिमूव कर दिया। अब 2 लाख का जो खर्च है उसको रिमूव कर देने के कारण उसका 2 लाख का प्रॉफिट बढ़ गया, तो अब बैंक उसको लोन देने के लिए तैयार हो गई। तो ये भी एक तरह का लिमिटेशन है, वो है पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। मतलब अकाउंट्स में जो भी चीजें आपने कर रखी है उसके साथ छेड़छाड़ करना। कैसे? अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके बिजनेस को हेल्दी दिखाया जा सकता है। हेल्दी दिखाने का मतलब बहुत हट्टा कट्टा, अरे नहीं ऐसा नहीं होता। हेल्दी दिखाने का मतलब उसका जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, अच्छा है, आई प्लीजिंग है ना। अब तीसरा, अब एक चीज देख लो, सेम चीज वही लिखा हुआ है कि लिमिटेशन और क्विक लिंक उसके बीच का क्या है। मतलब बेस्ड ऑन एस्टिमेट होता है कि आप जो भी चीज कर रहे हो एस्टिमेट के हिसाब से कर रहे हो, कोई भी चीज एक्यूरेट कुछ चीजों पे नहीं हो सकता है ना, जैसे डेप्रिसिएशन था। दूसरा क्या, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन पे जैसे इंप्लॉय का ट्रस्ट वगैरह था, तो ये सारी चीजों पे अकाउंटिंग लैक करती है। तीसरा, प्राइस लेवल चेंजेस। अगर आपने 2010 में जमीन खरीदा कितने का, 10 लाख का, तो इस बार हो सकता है 1 करोड़ हो गया, लेकिन आपको वो रियल टाइम में चेंज नहीं होता अनलेस आप उसको खुद से चेंज करो। खुद से तो नहीं हो रहा ना, तो ये चीज। दूसरा चौथा क्या था? हिस्टोरिक कॉस्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब आपने एसेट्स पहले मास्क खरीदा था कितने में, 5 रुपए पर पीस में, अभी कोविड के कारण उसका मास्क का प्राइस 35 रुपए हो गया, तो प्राइस जो गुड्स में था उसमें 30 रुपए बढ़ गया। तो क्या आपने इसको तुरंत चेंज कर दिया? नहीं किया ना। तो ये हिस्टोरिक कॉस्ट पे बेस्ड है, तो ये भी चीज। और लास्ट होता है विंडो ड्रेसिंग। मतलब आपके पार्टनर का दिमाग थोड़ा खराब था, उसने क्या किया, लोन लेने के चक्कर में उसने अकाउंट्स में छेड़छाड़ किया, तो ये छेड़छाड़ करना विंडो ड्रेसिंग कहलाता है। अब ना सीबीएसई के स्टाइल में एक कुछ एग्जांपल्स है, अब आप बताओ कि ये ऑब्जेक्टिव के केस में आएगा, ये लिमिटेशन है या फिर एडवांटेज है। जैसे रमेश ने साल का प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब रमेश ने साल का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, क्या लगता है साल का प्रॉफिट वो क्यों कैलकुलेट करेगा? ये नॉर्मली होता है या फिर कभी कुछ अलग हो गया है? नहीं, नॉर्मली होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव के केस पे जाएगा, ठीक है। बैंक ने लोन देने से पहले रमेश के अकाउंट्स मांगे। अब मैंने बताया था कि जो
अकाउंट्स होता है वो आपको हेल्प करता है आपकी चीजों को प्रूव करने में, आपने जो चीजें बोली वो चीज प्रूव करने में। किसको किसको प्रूव करने में? गवर्नमेंट को टैक्स देने में। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक को अकाउंट्स दिखाओ ताकि वो प्रूव हो जाए कि हाँ आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा है, आपका सेल्स बहुत अच्छा है, आपके बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। तो ये चीजें एडवांटेजेस के कैटेगरी में आता है, तो ये एडवांटेज हो गया। रमेश की दुकान में 10 लॉयल इंप्लॉयज है। 10 लॉयल मतलब कुछ भी हो जाए ये इंप्लॉयज उस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या लगता है एडवांटेज है या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्वियसली एडवांटेज मिल रहा है हमको, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस के कैटेगरी में आ रहा है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? एडवांटेज है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिंपल है ना, यहाँ पे जो 10 लॉयल एम्प्लॉयज है ये नॉन मॉनिटरी है ना। देखो यहाँ पे कहा गया, हाँ, इग्नोर्स नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जैसे इंप्लॉयज लॉयल्टी। तो सेम चीज यहाँ पे जो है, जो इंप्लॉयज का लॉयल्टी वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, तो इसको कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए ये लिमिटेशन के केस पे जाएगा। और देखो रमेश की जमीन 2005 में 2 लाख में खरीदी और आज भी 2 लाख में ही रिकॉर्ड है। 2 लाख में पहले खरीदा, कब? 2005 में, और आज 2026 चल रहा है फिर भी 2 लाख में रिकॉर्ड है। हम तो रियल टाइम चेंजेस नहीं किए। पहला एग्जांपल क्या दिया था मैंने? 10 लाख में खरीदा मैंने जमीन और अभी 2026 में उसका 1 करोड़ वैल्यू हो गया। दैट्स सो गुड। बट क्या उसका रियल टाइम चेंजेस किया है हमने? बिल्कुल नहीं किया। तो ये भी चीज लिमिटेशन के कैटेगरी में जाएगा, है ना। रमेश ने एक सेकंड, हाँ, रमेश ने कोर्ट में अपना लेजर प्रूफ के रूप में दिखाया। मैंने बताया था कोई भी चीज अगर प्रूफ के रूप में दिखा रहा है, चाहे बैंक को दिखाएं, कोर्ट को दिखाएं, गवर्नमेंट को दिखाएं, या जो भी चीज है, वो आ जाता है एडवांटेज के कैटेगरी में। ठीक है, अब देखो जो आने वाला लेक्चर है, जो लेक्चर 3 होगा, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अकाउंट्स के कितने ब्रांच होते हैं। अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आप जब लेक्चर 3 देखोगे तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग में कितने ब्रांच होते हैं, कैसा होता है, क्या होता है अकाउंटिंग, किस तरह से काम किया जाता है, सारी चीज़ें उसमें पता चलेगी। ठीक है, अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अगर आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई हो, तो उसके लिए क्या है? पहला, जितने भी 5 ऑब्जेक्टिव लिमिटेशंस है वो ऑलमोस्ट कंपलसरी है। किसके लिए? सीबीएसई के लिए। एडवांटेज जितने भी है, जितने भी तरह के एडवांटेज, देखो ऐसा कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें कुछ है ही नहीं कि आप एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव या फिर जो लिमिटेशंस उसको समझने में आपको दिक्कत हो। बस जो बेसिक्स है कि अगर नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हो गया, कहाँ गया, हाँ, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हो गया तो वो लिमिटेशन के केस में आ जाएगा। बाकी एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव समझना ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वही होता है जो कि आपका डेली लाइफ या फिर डेली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में होता है। अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तो प्रॉफिट आपको निकालना ही है, यही आपका काम ही है, आप अकाउंटिंग कर ही इसी ले रहे हो, तो ये ऑब्जेक्टिव के केस में चला जाएगा। लेकिन अगर आपको कोर्ट में प्रूव करना था तो उसने जब आपको दिया, आपने जब उस अकाउंटिंग को दिया, तो वो आपका एडवांटेज हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसने आपको एडवांटेज दिया। सेम आपको लोन लेना था, लोन लेने के लिए आपने अपना बुक्स प्रेजेंट किया किसके? बैंक के सामने, तो अब वो आपके लिए एडवांटेज हो गया। आपको चाहिए था इन्वेस्टर से पैसे, आपने उसके लिए अपना बुक्स प्रेजेंट किया, तो ये भी आपके लिए एडवांटेज की तरह हो गया। अब अगर आईसीएससी में है तो एडवांटेज पूछा जाता है, लेकिन और ज्यादा डिटेल्ड में, मतलब आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स और ज्यादा डिटेल्ड में पूछा जाएगा, है ना। रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से पूछा जाएगा। और कॉन्सेप्ट, ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही सेम चीज। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन सब कुछ सीबीएसई जैसा ही है। एडवांटेज का 3-4 पॉइंट सफिशिएंट होता है, जो कि देख लेना। बट एडवांटेज का मैंने जितना भी पॉइंट्स दिया है ये रियल लाइफ में एकदम जेन्युइनली क्लीन है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको पूरा डिटेल्ड इसमें लिखा हुआ है ना। और जो ऑडियो रिवीजन है वो भी आपको इसका मिल जाएगा। अब देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पहले 5 रिकॉर्ड्स, 5 ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन समझ रहे हैं, यूजर्स का डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा। 7 एडवांटेज क्या क्या था? रिकॉर्ड रख पा रहे हैं, स्टेटमेंट्स देख पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, लीगल किस तरह से अगर कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, टैक्स मतलब गवर्नमेंट, फाइनेंसेस यानी हम अगर लोन ले रहे हैं, इन्वेस्टर से पैसे ले रहे हैं, तो ये सारे 7 एडवांटेज में चल जाएगा। 5 लिमिटेशंस पढ़ा हमने, क्योंकि सारी चीजें, पहला जिसमें था एस्टिमेट पे हम लोग चीजें वर्क करते हैं कैसे, जैसे डेप्रिसिएशन का केस था, जो मशीन का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन हम एस्टिमेट कर रहे हैं, दिस इज नॉट फुल्ली एक्यूरेट। दूसरा क्या था? नॉन मॉनिटरी मतलब जो भी चीजें हम लोग पैसे से काउंट नहीं कर पा रहे। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या था? एम्प्लॉयज का ट्रस्ट, है ना। दूसरा क्या था? थर्ड क्या था? प्राइस लेवल में अगर हम लोग चेंजेस नहीं करते, किस केस में? अगर हमने जमीन खरीदा 2010 में 10 लाख का, 2026 आ चुका है 1 करोड़ हो गया, तो उसमें हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। फोर्थ क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जो भी आप अकाउंटिंग करते हो वो हिस्टोरिकली कॉस्ट पे डिपेंडेंट होता है। कैसे? आपने 5 रुपए में पहले मास्क खरीदा था, कोविड आया, 35 रुपए का माल आपका कॉस्ट हो गया, मतलब माल बढ़ा है।
तो लेकिन फिर भी आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, विंडो ड्रेसिंग, आपका पार्टनर बुरा था, उसको लोन लेने की जरूरत थी, उसने क्या किया, अकाउंट्स में छेड़छाड़ किया और जबरदस्ती लोन ले लिया, एक्सपेंसेस को रिमूव कर दिया, एक्सपेंसेस जो था, और इसके कारण प्रॉफिट 2 लाख का बढ़ गया, है ना। विंडो ड्रेसिंग के बारे में वही अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अकाउंटिंग में कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, जस्ट एस्टिमेट्स और जजमेंट है, वही बेसिक चीज़ है। तो ये था पूरा लेक्चर 2 आपका। और अगेन मैं वापस बता देता हूँ कि इसका जो पीडीएफ है, ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये पूरा लेक्चर का ऑडियो रिवीजन मिल जाएगा। और जिनको भी ऑडियो रिविजन्स के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि ऑडियो रिविजन्स आपको इतना ज़्यादा एग्जाम टाइम पे हेल्प करेगा जितना आप अज्यूम भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सपोज अगर आपने जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा, और खासकर जो चैप्टर के एंड में जो ऑडियो रिविजन होता है वो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो 10 क्लास लगाकर एक चैप्टर कंप्लीट किया है वो आपको 10 मिनट के ऑडियो रिविजन में पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको ये इतना ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम टाइम में कि आप खुद भी सोच नहीं सकते। तो अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो योर कॉमर्स बडी को।